Bismillahirrahmanirrahim. So now we are back with the last video on the K nearest neighbor topic जो हम study कर रहे थे. And this video is about the curse of dimensionality, which looks like the and sounds like the name of a horror movie. And probably I should have written starring Agha Ali Raza, or I don't know, the villain Agha Ali Raza or something like that. That would have made more sense in this video. So this video is more general in its consequences. तो एक चीज़ ज़रूर ज़हन में रखिएगा कि जो कर्स ऑफ डायमेंशनैलिटी है ये सिर्फ KNN के लिए नहीं है. इस जो पॉइंट्स जो चीज़ें आप यहाँ से सीखेंगे ये आपके सारी मशीन लर्निंग के ऊपर अप्लाई होती हैं. बहुत से यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट्स आप सीख के जाएंगे आगे वो बहुत जेनेरिक कॉन्सेप्ट्स हैं. तो और बहुत ज़्यादा अप्लाई होने वाले कॉन्सेप्ट्स हैं. तो इस वजह से मैंने इसके ऊपर अलग वीडियो की है ताकि आपको जब भी ज़रूरत पड़े आप इस चीज़ को अलग से देख सकें. आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट एज क्लियरली एज पॉसिबल. आई हैव आल्सो लिस्टेड अ बंच ऑफ रेफरेंसेस, रियली अमेजिंग वंस. जब भी मैं ये रेफरेंसेस देता हूँ ज़रूर ज़हन में रखें कि इससे मेरा मकसद यही है कि अगर आपको अभी टाइम मिल रहा है अभी या सेमेस्टर के बाद, यू शुड बी एबल टू go to those references and then visit them in detail. So I usually follow like multiple sources to create these lectures for you. और obviously एक lecture के अंदर मैं सारी चीज़ों को completely नहीं ला सकता. So there is always that benefit of directly following the lecture of a particular professor and following the way they are teaching. तो अगर मैं वाइनबर्गर के lectures follow कर रहा हूँ या मैं let's say StatQuest follow कर रहा हूँ या मैं कोई और चीज़ follow कर रहा हूँ, तो it's always useful if you at some point you find time to go watch their actual videos and view their notes. So जब आपने हमारी वीडियो देख ली होगी तो आपके लिए आसान भी होगा and it will be very enjoyable for you as well. So let's begin जी. Alright जी, so these are the references for this video. Again, lecture 2, Professor Weinberger, and then I have added this new link here, The Curse of Dimensionality by Aaron. So इसके अंदर अब ये आपको जब भी टाइम मिले इसको देखें. इंट्यूशन बिल्ड करने के लिए ये बड़ा अच्छा मुझे आर्टिकल लगा था. तो ऑल्दो कि हम जो चीज़ें कवर करेंगे वो सेल्फ कंटेन्ड है, ज़रूरी नहीं है कि आप जाकर ये फॉलो करें. बट इफ़ यू हैव टाइम एंड इफ़ यू वांट टू जस्ट डिग अ लिटिल बिट डीपर इनटू दिस, देन दिस इज़ अ गुड सोर्स. सिमिलरली एक चीज़ और जहन में रखिएगा कि यहाँ पर वाइनबर्गर के लेक्चर नोट्स में एक चीज़ है जो मैं कवर नहीं कर रहा और जानबूझकर नहीं कवर कर रहा. तो वंस यू आर थ्रू द वीडियो और आपको फिर भी ज़रूरत पड़े तो आप जाकर distances between the let's say randomly selected points in n-dimensional space और उनका distance एक hyperplane के साथ जो है वो किस तरह से सेम रहता है, इस वाली चीज़ को मैंने कवर नहीं किया है. दैट्स अ वेरी यूजफुल कॉन्सेप्ट और हो सकता है आगे जाकर हम अगले किसी टॉपिक के अंदर इसको कवर करें. लेकिन अगर आपको ज़रूरत हो तो मैं ये एक्सप्लेन कर दूं कि मैं जानबूझकर उसको छोड़ रहा हूँ और अगर आपको ज़रूरत हो तो अपने तौर पर आप वहाँ से जाकर उसको पढ़ सकते हैं. ऑल राइट जी. So what's the curse of dimensionality? What is this whole thing? So हमारे सामने अब हम KNN के एंगल से बात करते हैं. KNN की एक बेसिक assumption है. वो assumption ये है कि जो पॉइंट्स एक दूसरे के करीब होते हैं उनका लेबल सेम होता है. प्रॉब्लम जो हम अभी देखेंगे और बड़ी अजीब सी है, एक चीज़ ज़रूर ज़हन में रखिएगा कि हमारे दिमाग ना बहुत ट्यून हुए हैं 3 डायमेंशनल स्पेस के ऊपर जिसमें हम रहते हैं. और हमें वो कॉन्सेप्ट्स जब हम इससे ऊपर डायमेंशंस को लेकर जाते हैं अक्सर बहुत काउंटर इंट्यूटिव लगने लगते हैं. यानी वो चीज़ पहली दफ़ा जब हमें कही जाए तो वो समझ में नहीं आती कि ये डजंट मेक सेंस कि क्या हो रहा है, बिकॉज वी हैव नॉट एक्सपीरियंस्ड दोज डिमेंशंस, वी हैव नॉट लिव्ड इन दोज डिमेंशंस. तो इस वजह से वो चीज़ें हमारी इंट्यूशन में नहीं है, वो हमारी ऑब्जर्वेशन में नहीं है. तो ये ज़रूर ज़हन में रखिएगा कि अक्सर हमें फिर मैथमेटिकली या किसी तरीके से अपनी इंट्यूशन को थोड़ा स्ट्रेच करके इन चीज़ों को समझना पड़ता है. ठीक है. तो यहाँ जो हमारा क्लेम है वो ये है कि इन हाई डिमेंशंस पॉइंट्स ड्रॉन फ्रॉम अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आर नेवर नियर वन अनदर. हाई डिमेंशंस में पॉइंट्स एक दूसरे के करीब नहीं होते. सो नियरेस्ट नेबर होते ही नहीं. अच्छा अभी ये कैसी बात है? यानी पहली दफ़ा सुन के ये बात बड़ी अजीब सी लगती है कि ये आप क्या कह रहे हैं. आप ये कह रहे हैं कि डी डायमेंशनल स्पेस वेयर डी इज़ अ बिग नंबर में कोई नियर नेबर ही नहीं होगा. अच्छा पहली चीज़ ये कि अगर नियर नेबर नहीं है तो क्या मसला है. अब मिसाल के तौर पर मैं ये कहता हूँ कि इस दुनिया में फ़र्ज़ करें आपसे जो करीब तरीन कोई शख्स रहता है. अभी तो हम कह रहे हैं ना कि मिसाल के तौर पर आपने मेरी इनकम का अंदाज़ा करना है
तो आप फिजिकली ज्योग्राफिकली मेरे इर्द गिर्द के 3 नियरेस्ट नेबर्स की इनकम पूछ लें। लोग जिस तरह से एक जैसे इलाकों में रह रहे होते हैं, तो आपको उन 3 की इनकम से मेरी इनकम का अंदाजा हो जाएगा। लेट्स से कि ये एक बड़ा आसान सा हमने क्लासिफायर बना लिया, ठीक है। सो मेरे नियरेस्ट नेबर से साथ वाले घर से पूछा, सामने वाले घर से पूछा, दूसरी साइड वाले घर से पूछा, तीनों की इनकम को पकड़ के एवरेज कर लिया, या आपने रिग्रेशन की है बेसिकली, और रिग्रेशन करके आपने इससे मेरी इनकम निकाल ली है कि जी रफली मेरी इनकम इतनी होगी। मेक सेंस, राइट? अब लेट्स एज्यूम, फर्ज करें कि मेरा जो नियरेस्ट नेबर है दुनिया में, अब दुनिया को पूरा जो है ना वो खाली कर दें बिल्कुल, और फर्ज करें मेरा जो नियरेस्ट नेबर है वो अलास्का में रहता है, या लेट्स से वो टेक्सास में रहता है, ठीक है। दैट्स माय नियरेस्ट नेबर। उसके अलावा दुनिया में कोई बंदा ही नहीं है। जो करीब तरीन इंसान जो रहता है मुझसे वो टेक्सास में रहता है, ठीक है। और फर्ज करें टेक्सास में ही 3 लोग और भी रहते हैं, तो ये क्या बात होगी जी, मेरा नियरेस्ट नेबर टेक्सास में रहता है और उसके कुछ नियरेस्ट नेबर हैं जो उसके करीब करीब रहते हैं, ठीक है। चलें, सेकंड वाली बात को थोड़ी देर के लिए मैं रोक देता हूँ, वो मैं आगे जाकर जब मैथमेटिकली शो करूंगा तो आपको समझ आएगी। पहली बात से जरा गौर कर लें, क्या आप वही क्लासिफिकेशन अजम्पशन अभी भी कर सकते हैं? क्या अब आप ये कह सकते हैं कि मेरी इनकम का अंदाज़ा मेरे नियरेस्ट नेबर से लगना है, क्योंकि नियरेस्ट है ही अलास्का में या टेक्सास में, तो जो उसकी इनकम है उससे आप अंदाज, एक अलास्का में, एक टेक्सास में, एक लेट्स से आई डोंट नो जापान में किसी जगह, इन 3 की इनकम से मेरी इनकम का अंदाज़ा लगा लें। सो द होल प्रेमिस फेल्स, द होल आइडिया फेल्स। अब ये नहीं चलेगा, ये वाली चीज़ की सेंस नहीं बनेगी। सो यानी अगर नियरेस्ट नेबर नहीं है, वो नियरेस्ट नेबर नियर नहीं है, यानी नियरेस्ट तो कोई ना कोई होगा ही, लेकिन वो सचमुच में नियर भी होना चाहिए। तो अगर नियरेस्ट नेबर वाकई हमारे नियर हैं तो तब तो नियरेस्ट नेबर की एजम्पशंस ठीक हैं, लेकिन अगर वो पॉइंट्स इतने दूर हैं कि नियरेस्ट सिर्फ हम बाय डेफिनेशन उस पर अप्लाई कर रहे हैं कि जी मेरा नियरेस्ट मुझसे 1000 किलोमीटर के फासले पे रहता है और इससे नियर कोई है ही नहीं, तो दैट मीन्स कि वो आपका नियर नहीं है फिर, ठीक है। तो उसका लेबल आपका लेबल होने की प्रोबेबिलिटीज हाई नहीं है, ठीक है। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई, ये क्या बात है कि जी हाई डायमेंशंस के अंदर पॉइंट्स एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। तो मैं आपको सिर्फ एक सादी सी एग्जाम्पल यहाँ अभी देता हूँ, और इससे आगे चल के हम फिर प्रॉपरली मैथमेटिकली देखते हैं। फर्ज करें कि हम वन डायमेंशनल स्पेस की बात कर रहे हैं, और ये एक यूनिट, फॉर एग्जांपल मेरे पास लाइन सेगमेंट है जिसके ऊपर कुछ पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं। सो फॉर एग्जांपल ये एक पॉइंट एग्जिस्ट करता है और ये एक और पॉइंट एग्जिस्ट करता है। अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को अपनी मर्जी से इस यूनिट लाइन सेगमेंट पे भागने दूं दाएं बाएं, तो ये अपने आप से मैक्सिमम कितना दूर हो सकते हैं? व्हाट्स द मैक्स डिस्टेंस जो अपने आप से ये ले सकते हैं? कितना होगा वो? ठीक है, मैक्स डिस्टेंस कितना होगा? वो 1 होगा, राइट, क्योंकि यूनिट है। लेकिन फर्ज कीजिए कि मैं इसकी जगह मैं यहां पर एक डायमेंशन और ऐड कर देता हूं, और इधर भी यूनिट है। सो इधर भी यूनिट है, इधर भी यूनिट है, मैंने ये एक डायमेंशन और ऐड कर दी, और अब इन पॉइंट्स को मैं भागने देता हूं यहां पर, राइट। अब मैं इन पॉइंट्स को एक दूसरे से दूर जाने देता हूं, तो अब ये भी पॉइंट इधर उधर भाग सकता है और ये भी पॉइंट इधर उधर भाग सकता है। तो अब ये दो पॉइंट्स अपने आप को इतना दूर ले जा सकते हैं, अब इनके पास भागने की जगह ज्यादा आ गई है, राइट। अब ये ज्यादा दूर एक दूसरे से जा सकते हैं। एंड यू रिमेंबर, आपको पाइथागोरस थ्योरम से याद होगा कि दिस इज लाइक √2, जितना फासला अब इनके बीच में हो सकता है, राइट। और अगर मैं इसमें एक डिमेंशन और ऐड कर देता हूँ, लेट्स से, और ये मैं अपने टेक्स्ट के ऊपर लिख रहा हूँ, एक और ऐड कर देता हूँ, तो अब मैं इन पॉइंट्स को इधर भी भागने दे रहा हूँ, और अब इनके बीच में और ज्यादा फासला हो सकता है। अब ये एक दूसरे से और ज्यादा दूर जा सकते हैं। एंड देन एक डिमेंशन और ऐड कर देता हूँ और एक और ऐड कर देता हूँ। तो नाउ मैं इन पॉइंट्स को एक दूसरे से ज्यादा दूर जाने की गुंजाइश दे रहा हूँ, यानी ज्यादा दूर जाने की पॉसिबिलिटीज प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये है पॉसिबिलिटीज। अभी सिर्फ अपने आप को इतना इंट्यूटिवली समझा लें कि ग्राउंड बड़ा होता जा रहा है ना, तो आप एक दूसरे से ज्यादा दूर जा सकते हैं। मैंने आपको पहले कैद करके रखा हुआ था एक 1 बाय 1, लेट्स से 10 मीटर बाय 10 मीटर के कमरे में जो है ना, वो आपको और आपके जो है ना वो दोस्त को मैंने बंद किया हुआ था। तो आप मैक्सिमम एक दूसरे से इतना दूर जा सकते हैं, जैसे आप हम आजकल लॉकडाउन में फेस कर रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल द होल फैमिली इज लॉक्ड इन अ हाउस, राइट। अगर मैं इसको बड़ा करके कर दूं कि नहीं जी आप ऐसा करें 10 घर मिला के तो इसके बीच में मूव कर सकते हैं, अपने अपने आप एरिया में मूव कर सकते हैं, अपनी स्ट्रीट में मूव कर सकते हैं, तो अब आप एक दूसरे से ज्यादा दूर जा सकेंगे। आपने एक डिमेंशन बढ़ा दी है यहाँ पर, नॉट लाइक इन स्ट्रिक्ट मैथमेटिकल सेंस, बट इट्स इन अ फिगरेटिव सेंस कि अब आपने गुंजाइश बढ़ा दी है तो वो ज्यादा दूर जा सकते हैं। अब अगला गेम ये होगा कि फिर देन व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी कि एक दूसरे से दूर होंगे, वो अब थोड़ी देर में हम जाकर देखते हैं। तो यहाँ पर अभी सिर्फ पहली चीज आपके लिए समझना ही जरूरी है कि KNN की अजम्पशन क्या थी। दूसरी ये है कि प्रॉब्लम हम क्लेम क्या कर रहे हैं कि हाई डिमेंशनल स्पेस के अंदर नियरेस्ट नेबर होते ही नहीं है, कोई चीजें आपके करीब नहीं होती, और हम यहाँ पे n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी की बात नहीं कर रहे। सो दिस इज नॉट एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, दिस इज फॉर अ नॉर्मल साइज डेटा सेट, राइट।
कोई भी एक बिग साइज डेटा सेट, इसको भी अभी जाकर देखते हैं कितना बड़ा चाहिए होगा कि फिर भी कोई नियर हो आपके, राइट। तो नियरेस्ट नेबर है नहीं, और जब नियरेस्ट नेबर नहीं है तो इसका मतलब है कि फिर के एन एन की जो एजम्पशन है वो होल्ड नहीं करती, ठीक है। विद दैट इन माइंड लेट्स मूव ऑन। अच्छा जना, तो अब हम इसको थोड़ा सा फॉर्मलाइज करना शुरू करते हैं। सो लेट्स ड्रॉ पॉइंट्स एट रैंडम सैम्पल्ड फ्रॉम अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। सो हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास ये एक यूनिट क्यूब है फ्रॉम द यूनिट क्यूब। सो लेट्स अज्यूम दिस इज अ यूनिट क्यूब, सो ऑल साइड्स आर 1, और ये बीच में एक पॉइंट लगा हुआ है लाल रंग का। मुझे मुझे जो है ना इसके नेबर्स ढूंढने, और मैं सारे नेबर, फॉर एग्जांपल मैं मेरे जितने भी डेटा पॉइंट्स हैं ना, एन डेटा पॉइंट्स, वो इस पूरे क्यूब के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। यानी ऐसा नहीं है कि किसी एक तरफ कॉन्सेंट्रेटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिनमें से मैं रैंडमली पॉइंट्स उठा रहा हूँ, ठीक है, मैं रैंडमली पॉइंट्स को सैंपल कर रहा हूँ, ठीक है। तो देन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि हाउ मच स्पेस द k nearest neighbors of the red test point will occupy। so हम k डिफाइन कर लेंगे, फॉर एग्जांपल 10 में कह देता हूँ। इसके 10 नियरेस्ट नेबर इसके इर्द गिर्द कितनी जगह लेंगे, इस बात को जरा, इस नोशन को फॉर्मलाइज। सो इमेजिन वी हैव अ यूनिट क्यूब, और इमेजिन कि ये ऑब्वियसली यहाँ तो हमने इसको खाली 3 डायमेंशंस में बनाया है। हम एज्यूम करते हैं कि ये हमारे पास एक डी डायमेंशनल यूनिट क्यूब है, ठीक है। हर डायमेंशन यूनिट है, 1 है, लेकिन डी डायमेंशन है। सो सारे का सारा जो आपका ट्रेनिंग डेटा है वो यूनिफॉर्मली सैंपल हो रहा है इस पूरी क्यूब के अंदर से, ठीक है। यूनिफॉर्म सैम्पलिंग में भी एक्सप्लेन करके आया हूँ। सो देन फॉर ऑल आई, x of I belongs to this so the interior of this unit d dimensional unit cube, ठीक है। सब लोग मेरे साथ हैं? अच्छा, now let L be the edge length of the smallest hypercube that contains the k nearest neighbors of this test point, ठीक है। सो अभी सिर्फ इतने तक सोचें। हम ये कह रहे हैं कि हमने ये एक L बाय L बाय L का एक क्यूब बना दिया 3 डायमेंशंस में, या एंड डी डायमेंशंस के अंदर ये डी डायमेंशनल हमने एक और क्यूब बना दिया इसके अंदर। और ये क्यूब जो है इसके अंदर हम गारंटी कर रहे हैं कि आपके सारे k नियरेस्ट नेबर्स मौजूद हैं। सो आपके k नियरेस्ट नेबर्स इसमें मौजूद हैं फॉर सम वैल्यू ऑफ k, वो सब के सब इसके अंदर है। और दूसरा क्लेम क्या कर रहे हैं कि दिस इज द स्मॉलेस्ट हाइपर क्यूब, यानी कि इससे छोटा कोई नहीं बन सकता। सो फॉर एनी वैल्यू ऑफ k, दिस इज द स्मॉलेस्ट साइज ऑफ अ क्यूब इनसाइड योर यूनिट क्यूब, जिसके अंदर मेरे सारे नियरेस्ट नेबर कह दूंगा मैं, ठीक है। मुझसे वो मैक्सिमम इतने फासले के ऊपर हैं, इससे यानी ये जो है ना, इससे छोटा मैं कोई नहीं बना सकता। ठीक हो गया जनाब, ये बात समझ में आ गई। सो अब मैंने L डिटर्मिन करना है। सो देन बिकॉज वी नो दैट आपका पूरा का पूरा ट्रेनिंग डेटा यूनिफॉर्मली सैम्पल्ड है फ्रॉम दिस यूनिट साइज क्यूब, तो अगर हर जगह यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉइंट्स है और मैं रैंडमली उठा रहा हूँ, तो दैट मीन्स कि वो L जो मेरी जो क्यूब है, छोटी क्यूब जो है, उसके अंदर भी उसी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन से। सो देन द साइज ऑफ द L raised to power the d dimensional cube, this hyper cube जिसकी हर जो साइड है उसकी लेंथ L है, इसका जो साइज है वो बेसिकली k डिवाइडेड बाय n होगा, ठीक है। k पॉइंट्स इसके अंदर है, n पॉइंट्स टोटल है। तो देन द रेशियो ऑफ इट्स साइज टू द साइज ऑफ the whole cube, which is 1 raised to power d, is approximately equal to k over n। k points इस छोटी डब्बी के अंदर हैं और n points बड़े डब्बे के अंदर हैं। तो then the ratio of the sizes of छोटी डब्बी and बड़ा डब्बा is basically this L raised to power d over over 1 raised to power d। ठीक है जी, सब लोग मेरे साथ हैं, कोई मसला तो नहीं। अगर कहीं भी फंस रहे हों वहीं पर रुकें, अपने आप को कन्विंस करें और आगे बढ़ें, ठीक है। अभी तक हमने सिर्फ ये कहा है, मैं एक दफ़ा दोहरा दूं यहाँ रुक कर, बिकॉज यू नॉट इन फ्रंट ऑफ मी, मुझे सॉरी रिपीट करना पड़ता है, दिस माइट बी annoying फॉर मैनी ऑफ यू, लेकिन टू टेक यू ऑल अलॉन्ग मुझे बार बार चीज़ें रिपीट करनी पड़ती हैं। सो इमेजिन, अभी हमने सिर्फ ये डी डायमेंशनल यूनिट क्यूब इमेजिन किया है, इसमें यूनिफॉर्मली पॉइंट्स भरे हुए हैं, ये मेरा ट्रेनिंग डेटा है, मैं उसके अंदर से पॉइंट्स निकाल रहा हूँ रैंडमली सैंपल करते हुए, ठीक है। यूनिफॉर्मली वो पॉइंट्स निकलते जा रहे हैं। इसके अंदर मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि मेरे पास एक छोटी डिबिया है जिसके अंदर इसके के नियरेस्ट नेबर्स बंद है। इससे छोटी कोई डब्बी नहीं बन सकती जिसमें वो वैल्यू ऑफ के नियरेस्ट नेबर्स बंद हो सके। अब मैं छोटी डब्बी का साइज जानना चाहता हूँ, तो एसेंशली मैं शुरू यूँ कर रहा हूँ कि मैं रेशो ऑफ द साइज ऑफ छोटी डिबिया और बड़ा यूनिट डब्बा वो बना रहा हूँ, विच इज L रेज टू पावर d over 1 रेज टू पावर d। और मैं ये कह रहा हूँ कि क्योंकि पॉइंट्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थे बड़े डब्बे के अंदर, और सिमिलरली जाहिर है छोटे डब्बे के अंदर भी, so लिहाजा दिस L रेज टू पावर d over 1 रेज टू पावर d is approximately equal to the k points which are inside the छोटी डब्बी over the n points which are inside the बड़ा डब्बा।
द टोटल पॉइंट्स इंक्लूडिंग द छोटा डब्बा ना, ठीक है, सब मेरे साथ है, ओके लेट्स मूव ऑन. सो एज द पॉइंट्स आर ड्रॉन यूनिफॉर्मली, सो देयरफॉर हम सिर्फ ये d को अब दूसरी तरफ ले गए, हमने दोनों साइड पे dth रूट ले लिया है. सो the length of a side, a particular one side L is approximately equal to this k over n raised to power 1 over d, the dth root of this k over n. ठीक हो गया जनाब. अब हम ऐसा करते हैं, कुछ assumption ले लेते हैं. फर्ज करें मैं 10 नियरेस्ट नेबर्स देखना चाह रहा हूँ, सो मैं k को 10 पे फिक्स कर देता हूँ और n को 1000 पे फिक्स कर देता हूँ. सो दिस k over n will now become 10 over 1000 raised to the power of 1 over d. ठीक है, ये यहाँ से चला गया. सो दिस इज 1 over 100, 0.01. ठीक हो गया. तो ये हमारे पास आ गया रेज टू द पावर ऑफ 1 over d. ठीक है जी, सब लोग मेरे साथ हो, कोई मसले मसाइल तो नहीं है यहाँ तक. Now for various values of d, I just want to find out the length L. ठीक है, various values of d, कि मैं d को 1 रखूं, 2 रखूं, 10 रखूं, 100 रखूं. मैं अपनी dimensions की values चेंज करके ये देखता हूं कि वो छोटे से छोटा डब्बा कितना बड़ा होगा जिसमें मेरे 10 नियरेस्ट नेबर्स आ जाएं. ठीक है, प्रॉब्लम में सब मेरे साथ है क्योंकि उसके बाद मैंने अब रिजल्ट शो करना है. तो नाउ आई नीड ऑल ऑफ यू विद मी एट दिस पॉइंट, अगली बात समझने के लिए. ठीक है, डी आर द डायमेंशंस. मैं डायमेंशंस की वेरियस वैल्यूज के लिए वो स्मॉलेस्ट बॉक्स को देखना चाह रहा हूँ, उसके साइज को, जिसके अंदर मेरे 10 नियरेस्ट नेबर आ सकें, एज्यूमिंग कि मेरे टोटल डेटा पॉइंट्स में वो 1000 है. ठीक है, सो दिस इज द टेबल. इफ यू जस्ट पुट इन दीज वैल्यूज, फॉर d is equal to 2, your L is 0.1, so it's like pretty small. It's like 1/10 of this length na? This is 1/10 of this length. So this is like, I don't know, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1/10 of this length. For d is equal to 10, just for 10 dimensions, this L is more than 50%, more than 50%, 63% of the length of a particular side. So अब जो ये क्यूब बनेगा, इसकी हर साइड जो है मेरी इस क्यूब की, लेट्स से 3 डायमेंशन, ये भी समझ, अगर हम समझ, खैर यहाँ 10 डायमेंशनल समझ रहे हैं तो 10 डायमेंशंस विजुलाइज आप नहीं कर सकते, तस्वीर इसी को विजुलाइज कर लें कि अब ये बड़ा हो गया है अंदर वाला डब्बा, और ये इतना बड़ा हो गया है कि 63% तकरीबन जो है वो हर साइड को ऑक्यूपाई कर रहा है. फॉर 100 डायमेंशंस दिस इज 95%. यानी मेरा छोटा डब्बा मुझे इतना बड़ा करना पड़ेगा 10 पॉइंट इनकैप्सुलेट करने के लिए कि 95% of the length of each side का बॉक्स इसके अंदर बन गया. And for 1000 dimensions it is 99.54%, 0.9954. What's happening here? This is mind boggling, right? कि 10 नियरेस्ट नेबर चाहिए, टोटल 1000 पॉइंट हैं, मुझे छोटे से छोटा डब्बा चाहिए जिसके अंदर मेरे 10 नियरेस्ट नेबर आ जाएं. और मैं कह ये रहा हूँ कि अगर मेरा डेटा 1000 डिमेंशनल है तो वो छोटे से छोटा डब्बा जिसमें मेरे 10 नियरेस्ट नेबर आएंगे वो इस बड़े डब्बे के 99.54% के अंदर पड़ा हुआ होगा. उसकी हर साइड की लेंथ जो है वो 99.54% होगी ऑफ द बिगर बॉक्स. ओ गॉड, व्हाट्स हैपनिंग हियर. अब यहाँ पर थोड़ा सा इसको इस तस्वीर से समझने की कोशिश करते हैं. फर्ज करें कि ग्रीन वाली चीजें मेरे नियरेस्ट नेबर्स हैं और ब्लू वाली चीज़ें मेरे सारे पॉइंट्स हैं. ब्लू में मुझे 1000 बनाने चाहिए थे, लेकिन मोस्ट वेलकम, मैं स्लाइड्स आपको भेज देता हूँ, आप बाकी जो इसके अंदर 990 है वो खुद ही बना दीजिएगा. इट्स टफ जॉब मेकिंग दीज सर्कल्स एंड कॉपिंग देम इवन. तो खैर समझ लें कि ब्लू पॉइंट्स 1000 हैं और ग्रीन पॉइंट्स 10 हैं. 10 मेरे नियरेस्ट नेबर्स हैं. और ये जो अंदर बॉक्स है ना, ये जो एल साइज का, एल भी बाहर आ गया, खैर सो एल साइज का ये तकरीबन फर्ज करें इसकी हर साइड की लेंथ जो है ना वो 99% है. वो यहाँ नजर नहीं आ रही. 99 वुड मीन कि बिल्कुल काली वाली लाइन डॉटेड लाइन से आके टच कर जाएगी, तो वो इतना बड़ा मैं करता तो पॉइंट्स बनाना मुश्किल हो जाते. सो इस वजह से एज्यूम कर लें कि ये 99.54% है इसकी हर साइड की लेंथ. ठीक है, सो एल इज बेसिकली 0.9954. तो यानी यहाँ से लेकर एक्चुअली ये यहाँ तक का कोई बिल्कुल एंड टू एंड का ये डब्बा है जो पड़ा हुआ है. तो इसका क्या मतलब है कि आपके जो 990 पॉइंट्स हैं सारे के सारे, बाय द वे 990 बचे ना, 10 तो अंदर चले गए, तो 990 पॉइंट सिर्फ अंदर वाली डिबिया जो कि अब डब्बा बन चुका है और बाहर वाले डब्बे के दरमियान में स्क्विश हुए हैं, वहां पड़े हुए हैं सारे के सारे. और जो अंदर के 10 पॉइंट्स हैं वो सिर्फ इस 10 पॉइंट्स हैं जो अंदर के पूरे स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहे हैं. ठीक है, इन d इज इक्वल टू 1000. ठीक है, 1000 डायमेंशनल स्पेस, अंदर के डब्बे में सिर्फ 10 पॉइंट्स हैं. और वो 10 पॉइंट्स भी कहाँ हैं? हो सकता है वो रेड के पास हो. नहीं है रेड के पास. अगर वो रेड के पास होते तो हम इससे छोटा डब्बा बना पाते.
तो इसका मतलब ये है कि वो पॉइंट्स देखें ना, किसी भी एक साइड से इसकी आपके पास अगर आप इसकी हर साइड के ऊपर कम से कम एक पॉइंट रखेंगे तभी तो ये क्यूब इतनी बड़ी बनेगी, वरना हम इससे छोटी क्यूब बना सकते। तो लिहाजा दिस इज द स्मॉलेस्ट क्यूब जो आप बना सकते थे, स्मॉलेस्ट हाइपर क्यूब जो आप यहाँ पर बना सकते थे। दैट मीन्स कि ये ग्रीन पॉइंट्स भी एजेस के पास हैं, ये भी अंदर वाले डब्बे के बाहर की दीवारों, अंदर वाली डब्बे की दीवारों के साथ लगे हुए हैं। तो अब यहाँ पर अब एक चीज और भी नोट करें आप, वो ये नोट करें कि इस ग्रीन और इस ब्लू का आपस का फासला, सो ग्रीन और ब्लू में, अब जाहिर है ग्रीन ये सब पास लगे हुए हैं तो यहाँ पे भी कोई ब्लू होगा और यहाँ भी ब्लू होगा, ब्लू तो हर जगह भरे हुए हैं ना। तो ग्रीन में और इसके ऊपर छत के साथ लगे हुए ब्लू में बहुत कम फासला है, ये एक दूसरे के करीब है, इससे ये सारे के सारे बहुत दूर हैं, इस सेंट्रल पॉइंट से ये सब के सब बहुत दूर है। तो अब इस सिनारियो में हमें पहली चीज ये नजर आ गई कि टेस्ट पॉइंट का कोई नेबर उसके नियर नहीं है, उसका नियरेस्ट नेबर भी दीवार के पास हो सकता है कहीं लगा हुआ, ठीक है। दूसरी बात, most nearest neighbors, the green ones, are close to the edges, otherwise we would have drawn a smaller cube around them. All non-nearest neighbors are squished between the two cubes, very near to the nearest neighbors, जिनको हम अपने nearest neighbor कह रहे हैं ना, उनके बहुत करीब वो पॉइंट्स होंगे शायद, ठीक है। वो भी असल में करीब नहीं होंगे, वो हम यहाँ पे कह रहे हैं करीब होंगे इस पॉइंट के परस्पेक्टिव से। हर पॉइंट से इस वक्त दूर है, सब चीजें एक दूसरे से दूर चली गई हैं, राइट। ऑन एवरेज थिंग्स आर नाउ अवे फ्रॉम ईच अदर। ये भी हम थोड़ी सी इंट्यूशन इसकी और भी डेवलप करेंगे। तो इसका मतलब है कि वो नियरेस्ट नेबर वाला पूरे का पूरा आइडिया फ्लॉप हो गया। अब नियरेस्ट तो कोई चीज हो सकती है लेकिन वो नियर नहीं होगी, हाई डायमेंशनल स्पेस में आपके करीब कुछ नहीं रह जाता। So then why should the test point share its label with these points? So the whole premise of the k nearest neighbors fails. Your nearests are not near you. ठीक है, तो अब लेबल शेयर होने की कोई सेंस नहीं बनती कि मैं ये कहूं कि इस रेड को वो लेबल मिलना चाहिए जो ये अलास्का में बैठे हुए शख्स का लेबल है, उसकी सेंस नहीं बनती। ठीक है, ये पाकिस्तान में लाल बैठा हुआ है और ये हरा जो है अलास्का में बैठा हुआ है, तो इसकी सेंस नहीं बनती। ठीक है, आई होप यू आर विद मी। दैट्स द कर्स ऑफ डायमेंशनैलिटी. That's what's referred to as the curse of dimensionality. As dimensions increase, points are farther away from each other and your nearest neighbors are not near you. अच्छा जनाब, अब आपके जहन में ये आ सकता है कि जी 1000 ही रखा था ना आपने, बढ़ा दें इसको, 1000 से थोड़ा ज़्यादा कर दें। आप अपने जो डेटा पॉइंट्स हैं, जो सैंपल्स हैं, 1000 सैंपल पे कौन ट्रेन करता है, तो देख लेते हैं। How about we increase the number of training samples n until the nearest neighbors are truly close to the test point. तो अब हम ऐसा करते हैं, अपने बॉक्स का साइज अब फिक्स कर लेते हैं। हम कहते हैं इस बॉक्स में फिक्स करना है अपने सारे नियरेस्ट नेबर्स को, मुझे 10 नियरेस्ट नेबर फिक्स करने हैं इस बॉक्स के अंदर, मैं बॉक्स का साइज क्या करूँ। सो हाउ मेनी डेटा पॉइंट्स डू वी नीड टू दैट एल बिकम्स ट्रूली स्मॉल। सो हम एज्यूम करते हैं एल को हमने 110 पे फिक्स कर दिया। सो वो जो पहला वाला आया था ना बॉक्स 2 के ऊपर जो बॉक्स आया था, हम एल उस पर फिक्स कर देते हैं। हम कहते हैं जी एल बस हमें इतना चाहिए, 1/10 ऑफ दिस यूनिट क्यूब, इससे बड़ा हमें एल नहीं चाहिए। तो यानी ये यहाँ पे आपका जो है ना बस ये छोटा सा ये इस किस्म का हमें एल चाहिए, जिसके लिए हम सारी की सारी डिस्कशन करना चाह रहे हैं। ठीक है, इसमें अब आपने सब चीज़ें फिट करनी। एल फिक्स हो गया, इट्स नाउ 0.1. So we want the k nearest neighbors to fit in the 1/10 of the space of the unit cube. अब इसके लिए इसको सॉल्व कर लें। वी ऑलरेडी नो, अभी हम पीछे देख कर आए हैं कि योर योर डी डायमेंशनल यूनिट, डी डायमेंशनल द क्यूब जो छोटी डिबिया है उसको हमने अभी शो किया था कि उसकी लेंथ को हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको याद हो, मैंने आपकी आसानी के लिए दोबारा लिख देता हूँ, ओवर दिस इज 1/d, तो 1/d इज ऑब्वियसली 1, तो इसलिए लिखा नहीं है यहाँ पे। सो दिस इज लाइक L raised to power d is approximately equal to k over n, so n is equal to k over LD. ठीक है, सो और ये हमारे पास L की वैल्यू ऑलरेडी मौजूद है। सो दिस बिकम दिस 0.1d, सो दिस बिकम्स 10 k into 10 raised to power d. ठीक हो गया जनाब। तो अब हमारे पास ये सब कुछ आ चुका है, अब k भी आपको मालूम है। अब आपके पास यहाँ आप इसको डायमेंशंस के लिए इसको सॉल्व, सो आप यहाँ पे डायमेंशंस भी डाल सकते हैं और अब आप यहाँ पर जो है वो k भी डाल सकते हैं और आपको ये पता लग सकता है कि हमें डेटा पॉइंट्स कितने चाहिए। अगर इस पॉइंट पे आप रोक के खुद से एक्सपेरिमेंट करना चाहें तो बाय ऑल मीन्स कर लें। ये ज़रूर नज़र आ रहा है कि द नंबर ऑफ ट्रेनिंग डेटा पॉइंट्स इज नाउ ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली, विच मीन्स कि अगर हमारी डायमेंशंस d जो हैं वो ग्रेटर देन 100 हो जाएं, हमारी डायमेंशंस d को अगर हम फिक्स करके ग्रेटर देन 100 कर दें, तो हमें जो डेटा पॉइंट्स चाहिए होंगे, अब आप अपने k की वैल्यू कुछ भी रख लें, 10 रख लें, कुछ भी रख लें, सो इस पॉइंट पे हमें जितने जितने डेटा पॉइंट्स चाहिए होंगे, those are more than the number of electrons in the universe. So this is like 10 raised to power 100, right? So that's greater than the number of electrons in the universe.
राइट। तो वो मसला जो है ना वो खाली डेटा सेट बड़ा करने से सॉल्व हो नहीं रहा, कि ऑब्वियसली आप समझ गए होंगे कि यहाँ कोई इतना बड़ा फर्क नहीं डाल रहा, इट्स सिंपली मल्टीप्लाइंग, लीनियरली मल्टीप्लाई हो रहा है। असल मसला पड़ रहा है आपके 10⁻d के साथ। सो so your this expression is growing exponentially with d, right? So d अगर आपकी डिमेंशन 100 भी हैं तो तब भी ये मसला बड़ा सीरियस है। अच्छा, तो 100 डिमेंशंस करता कौन है? फिर मतलब आप ये कह सकते हैं कि इतना ज़्यादा हाई डिमेंशनल डेटा चाहिए क्यों? आपको अभी याद है कि जो आप स्पैम नॉट स्पैम कर रहे हैं उसमें आपके जो बैग ऑफ वर्ड्स हैं, अगर आप इस प्रॉब्लम को सही से सॉल्व कर रहे हों, एक रियल सिनेरियो में सॉल्व कर रहे हों, तो आपके बैग ऑफ वर्ड्स में आपके डिमेंशंस कितनी हैं? योर डिमेंशंस आर इक्वल टू वी, द साइज ऑफ द वोकैबुलरी ऑफ इंग्लिश और ऑफ उर्दू, जो भी लैंग्वेज है। तो यहाँ पे आप कम से कम हज़ारों साइज, हज़ारों डिमेंशंस की बात कर रहे हैं, 100 की बात नहीं हो रही, हज़ारों यहाँ पे डिमेंशंस की बात हो रही है। अगर आप एक इमेज की बात कर रहे हैं और इमेज में हर पिक्सल को आप एक डिमेंशन कह रहे हैं, तो यू माइट बी टॉकिंग अबाउट, आई डोंट नो, 1.8 million or 18 million or whatever number of pixels, and you're talking about those many dimensions at this point। ठीक है, तो dimensions भी छोटी नहीं होने लगी, और आपका जो है वो क्या कहते हैं, ये एक्सपोनेंशियल नंबर भी आपको नज़र आ गया। तो यहाँ तक तो हम अभी कुछ ऐसे कंक्लूजन पे पहुँचना शुरू हुए में कि ये तो फिर पिछली स्लाइड में हम ये कह रहे थे कि जी के नियरेस्ट नेबर के एरर इतना कम होने की वजह से लग रहा है कि कोर्स ही यहीं ख़त्म कर दें, छोड़ें, और कुछ पढ़ के क्या करना है। इस लेक्चर में यहाँ तक पहुँच के लग रहा है कि के नियरेस्ट नेबर्स पढ़ाया ही क्यों है? अगर इतना बड़ा मसला था इसके अंदर तो इस एल्गो को भी कोर्स में से निकाल क्यों नहीं दिया? सो ये देखें कि अब आप कितने एक्सट्रीम हो गए। मैं तो आपसे सिर्फ सजेस्ट ही कर रहा हूँ ना, आप लोग कितने एक्सट्रीम हो गए हैं कि एक लेक्चर में आप मुझसे कहते हैं कि खाली कोर्स में इसे एक ही टॉपिक को रखें, और एक लेक्चर में आप मुझसे कहते हैं कि इसको जो है वो आप बीच में से निकाल दें और आप इसको कोर्स में ही ना रखें। तो अब ज़रा इसमें भी कुछ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ ढूंढते हैं। उससे पहले मैं थोड़ी सी इंट्यूशन आप में से उन लोगों को भी दे दूँ जो अभी भी थोड़ा सा फंसे हुए हैं और सर खुजा रहे हैं कि यार ये मैथ्स ने फंसा तो दिया हमें कोने में, लिटरली दो बॉक्सेस के बीच में, लेकिन कोई बात ना, कोई समझ नहीं आ रही। तो थोड़ी सी एक इंट्यूशन और ले। ऑलराइट जी, सो लेट्स अज्यूम दैट वी हैव अ यूनिट लाइन सेगमेंट। तो ये जो आपको राइट पर नज़र आ रहा है, हम अज्यूम करते हैं कि जो इसकी लेंथ है पूरी इंक्लूडिंग दी रेड एजेस, वो 1 है। ठीक है, और इसके दोनों साइड के ऊपर ये दो एप्सिलॉन साइज के एजेस हैं, इनका कुछ भी, सो एप्सिलॉन इज़ वेरी वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू 1, तो ये कुछ भी हो सकते हैं। थिंक ऑफ इट एज एनी नंबर, 0.1, 0.01, एनीथिंग, अ स्मॉल नंबर कम्पेयर टू 1। ठीक है, तो इनको हम एजेस कह रहे हैं, राइट। Now, if I ask you, okay, what's the probability of drawing a point uniform randomly from the segment such that it does not lie on the edges epsilon? ठीक है, अब आप एज्यूम कर लें कि इस पूरी लाइन के ऊपर ना यूनिफॉर्मली आपके पास कोई भी पॉइंट ड्रॉ हो सकता है। अगर मैं यहाँ से रैंडमली एक पॉइंट निकालूं, इस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में से मैं एक पॉइंट निकालता हूँ ना, व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी कि मेरा पॉइंट जो है वो ब्लैक एरिया में से आएगा, रेड में से नहीं आएगा। ठीक है, तो अब लेंथ ऑफ द ब्लैक एरिया कितना है? 1 - 2 एप्सिलॉन। ठीक है, सो देन द प्रोबेबिलिटी of drawing a point which is a non-edge point, any point मैं उसको लिख रहा हूँ, non-edge point निकालने की जो probability है वो 1/2 epsilon divided by length of the segment है। Because of the length of the segment is 1, therefore this probability is just 1 - 2 epsilon। ठीक हो गया? I hope आप लोग इस वक्त तक मेरे साथ हैं। Now, what if we convert this line segment into a unit square? अगर मैं इस लाइन सेगमेंट को जो है वो एक यूनिट स्क्वायर में कन्वर्ट कर दूं, ठीक है, मैं दो डायमेंशंस में चला जाऊं, सो देन व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ नॉन एज पॉइंट? ठीक है, तो अब आप ये देख सकते हैं कि मैंने इसको बढ़ाकर, और ये रेड साइड जो हैं ये एप्सिलॉन साइज की हैं हर तरफ, और 1/1 का ये आपके पास पूरा ये स्क्वायर है, तो इट्स अ यूनिट स्क्वायर। So the probability of drawing a non-edge point would be just 1 minus epsilon multiplied by 1 minus 2 epsilon into 1 minus 2 epsilon, which is like 1 minus 2 epsilon square। अब थोड़ी देर के लिए ज़रा ये गौर कर लें कि जो 1 minus 2 epsilon है ये होगी क्या, because we know कि epsilon is a number which is very small but it's still greater than 0, ये 0 नहीं हो सकता, तो because it's not 0, therefore this this entity inside the brackets is less than 1, ये 1 से छोटा नंबर है। और अब हम इसकी पावर्स लेना शुरू कर रहे हैं, तो जब हम इसको स्क्वायर करेंगे तो ये पहले से और छोटा हो जाएगा। तो अगर ये 0.99 था तो ये और छोटा हो जाएगा, 0.98 के करीब चला जाएगा या कुछ हो जाएगा। अगर ये 0.90 था तो उस सूरत में भी और छोटा हो जाएगा। सो व्हाटएवर दिस नंबर वाज, इट विल बिकम स्मॉलर। सो नाउ व्हाट इफ वी टेक दिस टू d dimensions, if we make it a d dimensional cube,
उस सूरत में व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एज पॉइंट। आप लोग समझ गए होंगे कि मैं बात जो है वो अब किस एंगल से लेकर चल रहा हूँ। पहले भी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की एग्जांपल थी जो पिछली एग्जांपल थी, अब मैं सिर्फ दूसरे एंगल से आ रहा हूँ कि देन व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एज पॉइंट। इस पॉइंट पे जरा एज पॉइंट भी डिस्क्राइब कर लें। एज पॉइंट का मतलब ये है कि अगर उसे अपनी सारी डिमेंशंस में से किसी एक डिमेंशन में भी अगर वो एप्सिलॉन के एरिया में चला गया तो वो एज पॉइंट बन जाएगा। अगर उसकी 1000 डिमेंशंस भी हैं, वो किसी एक डिमेंशन में एज पे है तो वो एज पे है, देन इट्स एन एज पॉइंट। सो बेसिकली जब मैं डी डिमेंशनल क्यूब पे सवाल पूछ रहा हूँ, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नॉन एज पॉइंट फॉर अ डी डिमेंशनल क्यूब इज 1 minus 2 epsilon raised to power d, and as 1 minus 2 epsilon is less than 1, this number will reach 0 very rapidly. मीनिंग कि हम ये कह रहे हैं कि व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी कि ये हमेशा ब्लैक में लाई करेगा, हमेशा नॉन एज पे लाई करेगा फॉर ऑल ऑफ द डी डिमेंशंस, एंड दैट्स अ वेरी स्मॉल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप अगर 0.9 से शुरू हुए होते तो इवन 10 डिमेंशंस के बाद ये कोई 0.3 तक पहुंच जाती है। अगर आप 0.999 से शुरू हुए होते तो आई गेस ये कोई 1000 डिमेंशंस पे जाके 0.3 तक चली जाती है प्रोबेबिलिटी। सो दिस फॉल्स रियली क्विकली। और वो जिस तरह की हम बात कर रहे हैं कि जी 10,000 वर्ड्स की विकेबलरी है या 118 मिलियन आपके पिक्सल्स हैं और उतने आपके पास फीचर्स हैं, तो देन ऑब्वियसली इट्स अ वेरी वेरी स्मॉल नंबर, वेरी क्लोज टू जीरो द प्रोबेबिलिटी के जो है वो आपका कोई भी डायमेंशन के अंदर एज पॉइंट नहीं आएगा। इस वजह से आप अभी देख कर आए हैं कि सारे के सारे ज्यादातर पॉइंट जो हैं वो एजेस से लगे हुए हैं जाकर। ठीक हो गया। सो अ पॉइंट विल बिकम एन एज पॉइंट इवन इफ इट्स एन एज पॉइंट इन वन डिमेंशन, any one dimension. So the probability of getting a non-edge point in every single dimension is nearly zero. ठीक है, I hope now the concept is very clear to you. इसलिए मैं ये कह रहा था कि 2 dimensions 3 dimensions से जब ऊपर जाते हैं तो चीज़ें इंट्यूशन से इतनी नहीं समझ में आती, क्योंकि हमने एक्सपीरियंस नहीं किया हुआ उन डिमेंशंस को, हम उनमें रहे हुए नहीं हैं, हमने उन्हें एक्सपीरियंस नहीं किया हुआ, और हम एक कंस्ट्रेंट 4 डायमेंशन में ज़रूर रह रहे हैं टाइम के साथ, लेकिन उस डायमेंशन में हमारी मूवमेंट कंस्ट्रेंट है, हम मूव नहीं कर सकते ना, हम उसके साथ बस एक डायरेक्शन के अंदर हमारी जो एक मूवमेंट है बस वही चल रही है, राइट। तो लिहाजा हम 3 डायमेंशन ऑफ स्पेस ही को सिर्फ एक्सपीरियंस करते हैं। इस वजह से ये चीज़ें हमें थोड़ी सी काउंटर इंट्यूटिव इनिशियली लग रही होती हैं, until के वी स्ट्रेच आवर इंट्यूशन और वी मैथमेटिकली कन्विंस आवरसेल्व्स कि जी वाकई ये ऐसा है। ठीक है, ऑल राइट। सो द बिग क्वेश्चन नाउ, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने पूछा था कि फिर ये पढ़ा ही क्यों है और ये KNN चलता ही कैसे है, ये तो बड़ा अच्छा एल्गोरिदम, हम इसकी बड़ी तारीफें करके आए थे। So the reality is कि for many practical problems like your spam versus not spam जो bag of words के ऊपर है, और your face recognition जो कि आपके images के ऊपर है let's say, अब इनकी डिमेंशनैलिटी हाई होती है, जैसे हमने अभी कहा कि जी वी साइज की डिमेंशनैलिटी है या आपके नंबर ऑफ पिक्सल्स 18 मिलियन व्हाटएवर आपकी उतनी डिमेंशनैलिटी है, बट द इंट्रिंसिक डिमेंशनैलिटी ऑफ द डेटा इज वेरी लो। द इंट्रिंसिक डिमेंशनैलिटी इज वेरी लो। इस बात का क्या मतलब है, इस बात को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। इस बात का मतलब ये है कि हो सकता है कि आपके उन वी वर्ड्स में से, सारी विकेबलरी में से एक बहुत छोटा सबसेट ऑफ वर्ड्स हो जो स्पैम और नॉट स्पैम का फर्क करता हो। फर्ज करके आपके पूरी जबान में 10,000 वर्ड्स हैं, लेकिन स्पैम और नॉट स्पैम ईमेल के बीच में डिफरेंशिएट करने वाले वर्ड्स जो हैं वो हो सकता है कि आपके पास 100 वर्ड्स हों या 1000 वर्ड्स हों या 500 वर्ड्स हों, जिसके बेस पे वो डिफरेंस हो रहा हो। So the intrinsic dimensionality, the effective dimensionality, the useful dimensionality is much smaller. उन डिमेंशंस के अंदर, क्योंकि आपका जो डेटा है वो असल में मैटर वो कर रही है, उसमें आपको नियरेस्ट नेबर्स मिल जाते हैं। सिमिलरली फॉर योर इमेजेस हैं तो आपके लेट से 18 मिलियन डिमेंशंस, लेकिन किसी शख्स की शक्ल पहचानने के लिए आपको 18 मिलियन डिमेंशंस का डेटा नहीं चाहिए। लाइक व्हाट वाइनबर्गर सेज इन हिज लेक्चर कि आप किसी को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं तो आप ये नहीं कहना शुरू करते कि जी उसका अपर लेफ्ट पिक्सल जो है वो ग्रीन है। तो आप किसी का फेस डिस्क्राइब करना शुरू करते हैं तो ये से कि उसकी नाक ऐसी है और उसकी आंखें ऐसी हैं, उसके बालों का कलर ये है और उसका कंप्लेक्शन ऐसा है, वो मेल है या फीमेल है, बाल लंबे हैं छोटे हैं। सो मे बी लाइक आई डोंट नो 20 30 40 50 एट्रीब्यूट्स आप बताते हैं और शक्ल हमारे जहन में पिक्चर बनना शुरू हो जाती है, राइट। इफ यू हैव रेड आर्थर कोनन डॉयल एंड यू नो कि जिस तरह से वो एक्सप्लेन करते हैं, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग करते हैं, लोगों की शक्लें एक्सप्लेन करते हैं और पूरी पिक्चर बन जाती है छोटे से पैराग्राफ के बाद। सो मे बी हो सकता है 50 इफेक्टिव डिमेंशंस हो, वो इंट्रिंसिक डिमेंशनैलिटी बहुत कम हो। So the actual dimensionality is very high, but really the data is lying in a much smaller dimensional subspace in your overall space. ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। तो इस वजह से KNN is able to work. So यहाँ पर अगर इसको थोड़ा हम फॉर्मली कहें तो डेटा में lie on a lower dimensional subspace या a manifold. अब होपफुली आपको manifolds याद होंगे, आपने पढ़े होंगे, नहीं तो just quickly Google it up. So ये एक ऐसी, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर 3 dimensions में कहूँ तो मेरा एक
टू डिमेंशनल मैनीफोल्ड या थ्री डिमेंशनल मैनीफोल्ड, फॉर एग्जांपल एक सरफेस हो सकती है जो, जैसी ये सरफेस आपको नजर आ रही है, जो कि 3 डायमेंशंस में से गुजर रही है, लेकिन इफेक्टिवली इसके किसी भी पॉइंट के अराउंड यूक्लिडियन हाइपोथेसिस स्टिल काम करती रहती हैं. सो जो इसके जो जो लोकल स्पेसेस हैं वो यूक्लिडियन है. फॉर एग्जांपल फॉर एनी पर्टिकुलर पॉइंट हियर, लेट्स से ये पॉइंट को अगर मैं देखूं, तो मैं इसके इर्द गिर्द इसके नियरेस्ट नेबर्स यूक्लिडियन तरीके से ढूंढ सकता हूँ. सो इसके नियर एरियाज के अंदर ना स्ट्रेट लाइन डिस्टेंसेस काम कर जाएंगे. इसकी एक एग्जांपल जो हमें बड़े आराम से पता है वो हमारी अर्थ है, हमारी ज़मीन है. हमें फ्लैट लगती है, इतनी फ्लैट लगती है कि एक लंबे अरसे तक दुनिया, इंसान समझते रहे कि दुनिया फ्लैट है. अभी भी आप फ्लैट अर्थर्स ढूंढेंगे तो अभी भी आपको मिल जाएंगे. तो खैर अब की रीज़न तो चलें छोड़ दें, लेकिन पुराने उसमें तो इट मेड सेंस कि अपने इर्द गिर्द की चीज़ एक फ्लैट प्लेन लगती है. एक छोटी सी जगह के अंदर डिस्टेंसेस एक स्फेरिकल एरिया के ऊपर भी आपको स्ट्रेट लाइन लग रहे होते हैं. तो बिल्कुल इस किस्म की चीज़ों को, स्फीयर इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ अ मैनीफोल्ड, सर्फेस इज ऑल्सो अ मैनीफोल्ड, सर्कल इज ऑल्सो अ मैनीफोल्ड. तो जिसमें लोकली यूक्लिडियन डिस्टेंसेस को आप अप्लाई कर सकते हो, राइट. सो ग्लोबली नहीं कर सकते. सो ग्लोबली फॉर एग्जांपल इस पॉइंट के बीच में और लेट्स से इस पॉइंट के बीच में अगर आप डिस्टेंस देखना चाहेंगे तो आपको यूक्लिडियन डिस्टेंस ये मिलेगा. लेकिन अगर मैं लोकली करना चाहूँगा, तो क्योंकि नियरेस्ट नेबर्स में मुझे सिर्फ लोकल चीज़ों को देखना है, तो लोकली मुझे वो चीज़ें मिल सकती हैं. सो ऑल्दो दिस मैनिफोल्ड इज लाइंग इन अ वेरी हाई डायमेंशनल स्पेस, लेट्स से डी डायमेंशनल स्पेस, but its effective dimensionality, the dimensions that matter, might be much less as compared to that high dimensional space. ठीक है. तो इस वजह से ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं जिसमें KNN चल रहा है और यूजफुल है और काम कर रहा है, इसमें हमारा इफेक्टिवली जो चीज़ है वो इस तरह के किसी मैनिफोल्ड पर या किसी सरफेस के ऊपर, किसी चीज़ के ऊपर आपके सारे पॉइंट्स लाई कर रहे हैं. वो सरफेस पड़ी हुई बेसिकली बेशक किसी हाई डायमेंशनल जगह पर हो. फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर जो चीज़ बनाई है ऊपर, so I've created like a three dimensions here. However, I have a surface which is basically a hyper surface. So it's a hyperplane जो मैंने इसके अंदर बना दिया है. So अब इस hyperplane के ऊपर सारे के सारे ये points lie कर रहे हैं. ठीक है. तो यहाँ 3 dimensions effectively यूज नहीं हो रही हैं, effectively 2 यूज हो रही हैं. तीसरी डायमेंशन के अंदर ये प्लेन पड़ा हुआ है सिर्फ. अब ये इसमें ऊपर भी हो सकता था, इसमें ये नीचे भी हो सकता था. सो दिस इज अ प्लेन दैट कैन मूव अराउंड इन योर 3 डायमेंशंस. सो ये जो प्रॉब्लम्स है ना, इसमें जो चीज़ हमारे इस हाइपोथेटिकल मॉडल से मैच नहीं कर रही, जो हमने कर्सर डायमेंशनैलिटी में देखे हैं, वो ये चीज़ मैच नहीं कर रही कि हम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ डेटा नहीं उठा रहे हैं अपनी डी डायमेंशंस में से, बल्कि हम बहुत ही ज़्यादा क्लस्टर्ड डेटा उठा रहे हैं जो क्लस्टर हुआ हुआ है किसी हाइपरप्लेन के अराउंड, किसी मैनीफोल्ड के अराउंड, किसी लोअर डायमेंशनल सबस्पेस के अराउंड. इस वजह से KNN is able to work. So for many practical problems, even in high dimensions, it's still able to work. But we cannot show that KNN, the assumptions of KNN will hold if we truly take a problem to its d dimensions, और truly d dimensional problem है जिसमें डेटा यूनिफॉर्मली d dimension से आ सकता है, then the assumptions of KNN stop remaining valid, और फिर KNN हम यूज नहीं कर सकते. ठीक है. बाकी प्रोज एंड कॉन्स मैंने जो मेन वीडियो KNN पे फर्स्ट वीडियो पोस्ट की थी उसके आखिर में मैंने इसके डिस्कस किए हुए थे. सो विद KNNs we'll stop here, और इंशाल्लाह next time we'll return with our next interesting topic in machine learning. Thank you so much.